महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है पारिवारिक जीवन के सूत्र। देखिए, परिवार एक ऐसी यूनिट होती है जहां पर हम 24 घंटे में से 16 घंटे और कोई 12 घंटे काम करता तो 12 घंटा वो परिवार के बीच में अवश्य रहता है। यानी जीवन का आधा भाग परिवार के साथ में निकलता है। तो परिवार में कैसे जीना चाहिए वो बहुत बड़ी मुख्य बात है, क्योंकि वो जीवन का आधा भाग है। तो आज हम पारिवारिक जीवन हमारा अच्छा हो उसके सूत्र आपको बताना चाहते हैं। मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि कई परिवार मिलकर के समाज बनाते हैं, कई समाज मिलकर के देश बनता है और कई देश मिलकर के विश्व बनता है। तो सबसे छोटी इकाई मनुष्य, मनुष्यों के जो जिनके पारिवारिक सदस्यों के साथ रहता है वो परिवार कहलाता है। और मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पक्षियों का भी समाज होता है, पशुओं का भी समाज होता है। कैसे होता है उसको समझ बोलते, खाली एक मात्रा का ही फर्क रहता है। आप देखिए कि जो भेड़ होती है, बकरियां होती है, गायें होती है और भैंसें होती है, तो आपने देखा होगा लंबी कतार के अंदर वह चलती है और रात्रि के समय में वो सारा जो पशु समाज है एक बाड़े में रहता है। और पक्षियों को देखिए, हमारे भारत में विश्व के बहुत से पक्षी जैसे कुरजा हैं, विशेष तौर से ये हमारे जो अभयारण्य हैं, भरतपुर में है, चूरू में है, जैसलमेर में है, उन अभयारण्य के अंदर वो पक्षी सर्दी के मौसम में विदेश से आते हैं तो वो हमेशा एक लाइन में चल के आते हैं। जो उनकी लाइन होती है समाज होता है, क्योंकि समाज व्यक्ति को सुरक्षा देता है और मनुष्यों का समाज होता है वह तो पहचान देता है, प्रतिष्ठा देता है और इज्जत देता है और समाज के पीछे ही हम पहचाने जाते हैं। समाज से छोटी इकाई परिवार होता है। आज हम पारिवारिक सूत्रों की बात करते हैं। परिवार में देखिए, पहले संयुक्त परिवार प्रथा थी तो 3-3, 4-4 जनरेशन, 50 से 100 मेंबर एक साथ में रहते थे। एक ही रसोई हुआ करती थी और एक ही जगह से ग्रुप में बैठ करके खाना खाया करते थे। कई जनरेशंस तक ये चलता आया था। लेकिन
धीरे धीरे अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, क्योंकि प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। दूसरे देशों की संस्कृति का प्रभाव हमारी भारत की संस्कृति पर भी आया है, तो उस संस्कृति के प्रभाव के कारण जैसे विदेशों में न्यूक्लियर फैमिली है कि वहां की तो बात ही बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी जो है उसका प्रभाव आने से हमारे यहाँ भी हम दो, हमारे दो और कई अच्छे बच्चे होते हैं तो माता पिता को साथ में रखते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान में भी माता पिता के लिए वृद्धाश्रम बनने लग गए हैं। वृद्धाश्रम हमारी भारतीय संस्कृति का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि माता पिता संसार के भगवान होते हैं, हमारे एम्ब्रेला होता है। माता पिता बिना हम अनाथ हो जाते हैं, वो हमारे को सनाथ बनाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद हमारे पर रहता है। तो हमारे सांसारिक जीवन के सब काम बड़े आसानी से उनकी गुडविल से जो है वो बन जाते हैं, चल जाते हैं। तो भाई और बहनों, पारिवारिक सूत्रों की जो है हम बात करते हैं तो पहला सूत्र है सहनशीलता। पुराने जमाने के अंदर जो ये परिवार संयुक्त रूप से लेते थे उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? हर सदस्य एक दूसरे को सहन करता था। इतना ईगो नहीं था जितना आज है। आज माना कि पढ़ाई की बहुत बड़ी जो है प्रोग्रेस हुई है, लेकिन पढ़ाई का अर्थ तो ये है कि जो शिक्षा है वो मानव को जेंटलमैन बनाती है, मानव को सिविलाइज्ड बनाती है। लेकिन ये पढ़ाई डिग्री धारी अहंकारी हो गए। अहंकारी होने के कारण उनमें सहनशीलता नहीं है, उनमें ईगो आ गया। मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे घर के छोटे छोटे कार्य, झाड़ू निकालना, पानी भरना इत्यादि मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो नहीं कर सकता ये। जबकि पुराने जमाने में सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात होती थी। चाहे बड़ा से बड़ा दादा हो, पिता हो, चाहे कितने ही बड़े व्यापारी हो, कितने बड़े अधिकारी हो, कितने बड़े नेता हो, वो घर के सारे काम किया करते थे। और ऐसी एक राजस्थानी में कहावत है कि घरे काम में कोई मैड़ी नहीं है। मैड़ी का मतलब ये है कि आपके खुद का काम है। अगर आप कमरे की सफाई करते हो तो किसका कमरा साफ हुआ? आपका ही कमरा साफ हुआ। अगर आप अपनी वाइफ को थोड़ा सा सहयोग करते हो उसके काम में तो किसका काम हुआ? ये आपका ही तो काम हुआ, दूसरे का काम थोड़ा ही है। दूसरे का करो या ना करो, लेकिन परिवार का अगर आप काम करते हो तो वो एक नॉन ईगो की बात होती है, वो सहनशीलता होती है। हर जो सदस्य है परिवार का अगर वो सहन करता है तो वो परिवार टिकता है, और सहन नहीं करता है तो परिवार के फाड़ हो जाते हैं, यानी न्यूक्लियर फैमिली बनती है और बेटा माता पिता से अलग हो जाता है और हम दो हमारे दो। और आजकल तो सिस्टम आ गया कि हम दो हमारे एक, माता पिता को भी साथ में रखते, ऐसी स्थिति आ गई है। तो इस सब का जो मूल कारण है, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे देश हो, चाहे परिवार हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, व्यक्ति अगर एक दूसरे को सहन करता है तो कोई तकलीफ नहीं। आप बस में जा रहे हो और कोई बेचारी लेडी जो है बच्चे को लेके खड़ी है और आप दो लोग बैठे हो तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया, आप थोड़ा संकुचित होकर के बैठ गए, तो ये सहन करना हो गया। नहीं तो क्या है कि आपको तो बिल्कुल जवाब दे सकते हो, मेरी सीट है, मेरी सीट पे बैठा हूं, मैं क्या करूं। तो कर्टसी कोई चीज होती है, सदाचार कोई चीज हुआ करती है, लेकिन सहनशीलता के अभाव में सारे गुण हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए
ये अगर हमारे वापस आ जावे ये गुण, तो हमारा परिवार बहुत अच्छा रह सकता है और सुखी रह सकता। देखिए सहनशीलता की बात कैसे है कि पत्नी ने जो है आपको बोला कि आप हर चीज का मेरे को ऑर्डर लगाते हो, ये कर दो, सब चीज टाइम से मिलनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप जो है मेरे को कितनी हेल्प करते हो। आपकी हेल्प तो जीरो है और मुझे हर चीज में फटकार लगाते रहते हो, तो आखिर मेरा भी वजूद है, मेरा भी अस्तित्व है, तो मुझे अस्तित्व क्यों, मैं भी तो कोई नौकरानी नहीं हूं, मैं भी घर की मालकिन हूं, तो मालकिन की हैसियत से तो मुझे मेरे साथ व्यवहार होना ही चाहिए। तो वो सही कह रही है, लेकिन आप अकड़ करके पुरुष जो है कि जो बड़ा होता है, जो पुराने जमाने की बात, अब चेंज आ गया, अब छोटा बड़े का प्रश्न नहीं है। सहनशीलता, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाओ, एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट करो और अपने ईगो को नीचा रखो, क्योंकि ये ईगो काम का नहीं है। ईगो कहाँ रखो कि जहां गुणों की बात आवे, कि परोपकार की बात हो, वहां ईगो को काम लो कि फला व्यक्ति परोपकारी है, मुझे उससे ऊपर परोपकार करना है, मुझे उससे ऊपर जनता की भलाई करनी है, वहां ईगो रखो तो बढ़िया। प्रतिस्पर्धा अच्छे कामों में रखो, आप नेगेटिव थिंकिंग के अंदर क्यों प्रतिस्पर्धा करके आप किसी को जो है हर क्षण जो है उसको परेशान करते रहो। तो पहला गुण हो गया हमारा सहनशीलता। दूसरा, पुराने जमाने में ये परिवार जो है एक साथ क्यों रहते थे, उसका कारण था त्याग की प्रवृत्ति। ये दूसरा सूत्र है कि आप घर में बड़े हो या आप कमाने वाले हो या आप ज्ञानी हो, होशियार हो, आप लॉइन शेयर ले लो। लॉइन शेयर का अर्थ यह है कोई अच्छी चीज बनी है, वो आप अगर 5 मेंबर हो, 20% आपके हिस्से में आती है, आपने 50% खा ली। कपड़ा कोई अच्छा है तो आपने जो है अपने हिस्से से डबल ले लिया। कोई भी हो, खर्चे का सवाल जहाँ आता है, जहाँ पे सभी भाइयों को जो है छोटी छोटी बाइक मिली है और आपने बहुत महंगी ले ली, महंगा मोबाइल ले लिया, तो इससे क्या होता है कि त्याग की वृत्ति न होने से घर टूटता है और आपस में एक दूसरे के प्रति जो है वह उसकी भावना कहिए, सम्मान की बात कहिए, उसमें कमी आ जाती है। तो पुराने जमाने में आप देखिए माता पिता के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, तो वो जो सारे माँ होती थी, कोई आम आ गए तो 12 आम मंगाए जाते थे और कोई बच्चा अगर बाहर गया हुआ है तो उसका आम वो अलग रखती थी और जब वो आता था उसको हिस्सा दिया जाता था। इसी तरीके से सबको समान हिस्सा मिलता था, यानी कि त्याग की प्रवृत्ति थी, भाई मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, दूसरे का हिस्सा मुझे नहीं लेना है। किसी भी रूप में लो, कपड़ा हो, खाना हो, पैसा हो, कोई भी जो आपको सुख हो वगैरह हो, वो सब बराबर लेना चाहिए। तो ये दूसरी वृत्ति हो गई। तीसरी वृत्ति क्या है कि बचत की जानी चाहिए। देखो पारिवारिक जीवन के अंदर बचत जो एक बहुत बड़ा हथियार है, बचत जो है एक महान उपाय है। तो अगर माता पिता अपने बच्चे होते हैं तो बच्चे जन्म लेते ही अगर उनका अकाउंट खोल करके, उनकी एफडी बना के, उनका तो एसआईपी करके, कई रास्ते आ गए आजकल, वो प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अप डाउन इतने आते हैं कि जरूरी नहीं कि हर समय में आपको अच्छा लाभ होगा या हर समय में आपको नौकरी बराबर मिलती रहेगी। कभी नौकरी छूट भी सकती है, कैसे भी हो सकता है। तो उस चीज का बैलेंस है वो आपकी बचत से होता था और पुराने जमाने में लोग इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखते थे कि मेरे बच्चे को पढ़ाना है, बच्ची की शादी करनी है, मकान बनाने हैं
और गहने वगैरह बनाने, सब चीज का ध्यान रखते थे। वो प्रारंभ से ही वो अपने खर्चे में से बचत करके और वो पैसा बचाते थे, और जब वो ग्रो होता था तब वो लाखों के अंदर हो जाता था। और पुराने जमाने में लोगों की क्या थ्योरी थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परिवार जो पुराने इतने लंबे जनरेशन साथ रहते थे और आज टूटने के जो कारण है उन पर प्रकाश डालेंगे, और हमारी बुरी वृत्तियों को छोड़ करके पुरानी जो अच्छी टेस्टेड, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मॉडर्न युग आ गया तो आप बदलो मत, आप बदलिए, परंतु जो मौलिकता है जिससे हमारा परिवार का निभाव होता है वो तो अवश्य रखनी चाहिए। जैसे बचत है तो बचत के मामले में पुराने लोग क्या करते थे कि मान लीजिए कि उनकी कोई भी इनकम होती थी उसको 4 भागों में बांटते थे। वो एक भाग परिवार पर खर्च करते थे और एक भाग की वो बचत किया करते थे, और एक भाग जो है वो डोनेशन इत्यादि के लिए दिया करते थे, और एक भाग है वह लोगों की हेल्प परोपकार के लिए किया करते थे। तो भाइयों बहनों, आज अगर मान लीजिए कि इतनी इनकम नहीं है परंतु कुछ न कुछ पैसा परोपकार के लिए अवश्य ही रखना चाहिए, तो उससे व्यक्ति अगर कोई भी अपने परिवार के लिए कितना ही खर्च करता है, कितना ही भी धन है, समय है, श्रम लगाता है, तो वह तो स्वार्थ की श्रेणी में आता है। और उतना अगर समय, श्रम और धन जो है वो कहना चाहिए कि समाज के लिए लगाया जाता है तो वो निस्वार्थ के अकाउंट में जाता है, वो तन मन धन की सेवा का जो अकाउंट है उसमें जाता है, और वो परोपकार व्यक्ति चला जाता है तो भी पुण्य पाप रूप में उसके साथ में जाता है। इससे पुण्य का बंद होता है और व्यक्ति केवल अपना खाया पिया मौज मजा मस्ती की तो स्वार्थ के अकाउंट में जाता है, वो यही समाप्त हो जाता है। और व्यक्ति कई बार जो है गलत काम भी कर बैठता है तो उसे पाप का बंद होता है, तो वो पाप भी साथ जाता है, पुण्य भी साथ जाता है। तो भाइयों बहनों, जो है हमें ये देखना है कि हमारे भीतर त्याग की वृत्ति आनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो सूत्र है वो है परस्पर सौहार्द। ऐसा है कि प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। प्रेम से जो है परिवार टिकता है, देश टिकता है, राष्ट्र टिकता है, विश्व टिकता है। क्योंकि प्रेम जो है वो कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित बयान कोय, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। हमारा जो ये है वो सिर्फ जो है प्रेम ढाई अक्षर का है। व्यक्ति इसको अच्छी तरह से समझ लेता है। छोटा के लिए प्रेम, बड़े के लिए सम्मान और प्राणी मात्र के लिए प्रेम, यानी उनको प्रेम का अर्थ हो गया अभय दान देना। आप पानी कम गिराइए, पंखा कम चलाइए, अग्नि कम जलाइए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो ये 5 भूत है, ये जैन दर्शन इसके अंदर जो 4 भूतों के अंदर स्वयं के अंदर जीव मानता है। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का, वायु का है, वनस्पति का है। तो आपको जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग करो तो बाकी के जीवों को अभय दान मिलता है। और हमारा जो सारा वायुमंडल है उसमें पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि जो है आवश्यकता जितनी तो पूर्ति करनी पड़ेगी, नीड तो जायज है करनी पड़ेगी, पर ग्रीड को स्थान नहीं देना है। ये एक बहुत बड़ा सूत्र हमारे को ध्यान रखना है कि परिवार में अच्छा जीवन जीना है तो आप ग्रीड को छोड़िए। ये जो लालच है
ये परिवार को बिगाड़ता है, समाज को बिगाड़ता है और पूरे वायुमंडल को ये खराब करता है। व्यक्ति के लिए कहा गया है, व्यक्ति इतना लालची है कि इस नेचर माँ की संपूर्ण संपत्ति अगर एक मनुष्य को दी जाए तो वह मनुष्य दाबता नहीं है, जबकि जो है वो संपूर्ण प्राणियों की जितने हैं उन सब का भरण पोषण जो है उस जो है व्यवस्था के द्वारा, उस साधनों के द्वारा सबका हो जाता है। तो देखिए आदमी कितना लालची है। तो लालच भी क्या लिमिट में होना चाहिए। लालच के लिए कहा गया कि विषय नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। यानी लालच को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा लोभ है वो गला कटाता है, यानी हमारा अहित करने वाला है। तो उस लोभ के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो परस्पर हमारा अच्छा सौहार्द होगा, सम्मान रहेगा, प्रेम रहेगा। क्योंकि प्रेम को जो तोड़ने वाला तत्व है वो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो है ये चंडाल चौकड़ी है। चंडाल चौकड़ी से हमेशा दूर रहना चाहिए। चारों में से किसी को एंट्री नहीं देनी चाहिए। तो एंट्री नहीं देंगे तो हमारा जीवन जो है पारिवारिक जीवन प्रेममय होगा, सौहार्दमय होगा और एक दूसरे के जो है वो हितकारी होगा। अगला सूत्र है परस्परम गो जीवानाम, कि जो समाज चलता है, परिवार चलता है वो परस्पर सहयोग से चलता है, वो गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलता है। अगर आप टीचर हो तो परिवार में आपके छोटे भाई बहन हैं या आपकी संतान है, उनको सेल्फ कोचिंग देना चाहिए। उनको मार्केट में कोचिंग के लिए भेजोगे तो खर्चा भी हो गया। जितना आप स्वयं पढ़ाओगे तो वह उसके अच्छी तरह से ध्यान में आएगा। आप जो है अपना घर का समझ करके अन्य एंगल से उसको पढ़ाओगे। तो इसीलिए घर के सदस्यों की जो जो आपकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार जो है सहयोग देना चाहिए। आपके भाइयों को, बहनों को, माता पिता को, पत्नी को और भी जो सदस्य घर में रहते हैं परिवार में, सबके साथ में सहयोग देना और सहयोग लेना, गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलना चाहिए। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति क्या है आजकल बहुत स्वार्थी हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हो गया, जो अपनी मौज मजा मस्ती ज्यादा करना चाहता है, दूसरे सदस्यों को इग्नोर करता है। वह अपना समय भी जो है जितना निर्धारित है बिजनेस या नौकरी परिवार के लिए लगाना चाहिए, चाहे धन का हिस्सा अंश है जो उसका आना चाहिए, तो वो तो अपना खुद का पर्सनल अकाउंट में तो घर भरता रहता है, दूसरे सदस्यों की सहयोग नहीं करता है। तो फिर ये पारिवारिक जीवन जो है वो न्यूक्लियर बन जाता है। उसको कोई लोग पसंद नहीं करते और सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो निश्चित तौर से सबको अच्छा लगता है और सबका निभाव अच्छा हो जाता है। और देखिए अगले हम पारिवारिक सूत्र की बात करें तो परिवार के अंदर जो है सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ जो है वो मंद बुद्धि होते हैं, कुछ तेज बुद्धि होते हैं, कुछ मध्यम बुद्धि के होते हैं। तो उनको उसी के हिसाब से जो है सम्मान देकर के ट्रीट करना चाहिए। उनका तिरस्कार किसी भी सदस्य का नहीं किया जाना चाहिए कि आप तो होशियार हो और अपने छोटे भाई छोटी बहन को या जो आपकी अपनी पत्नी को आप झिड़कते रहो, तुम तो कुछ भी नहीं जानती, तेरे को तो ये आता ही नहीं है। वो आएगा कहाँ से, आपने उसको आगे पढ़ाया ही नहीं, तो जिम्मेवारी तो आपकी है, तो वो आपको देखना चाहिए, तो आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसीलिए हमें हर सदस्य के प्रति, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या ज्यादा है,
चाहे वो मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि है, सबको इक्वल रेस्पेक्ट देना चाहिए। जहाँ इक्वलिटी, समानता की बात आती है वहां कोई तकलीफ नहीं होती है। और जहाँ स्वार्थ की बात आ जाती है, व्यक्ति अपने हिस्से में कोई भी, चाहे सुख हो, चाहे जो है कोई भी फैसिलिटी हो, अपने हिस्से में ज्यादा लेना चाहता है, तो निश्चित रूप से वह जो है वो एक तकलीफ का कारण या परिवार टूटने का कारण होता है। देखिए, परिवार के अंदर हमारे अतिथि लोग भी आते हैं, तो हमारे में ये एटिकेट्स होना जरूरी है। अतिथि देवो भव। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधुन भूखा जाए। हे भगवान, मुझे कम से कम इतने साधन, इतना जो है वो जीविकोपार्जन का जो इनकम देना कि मैं मेरे परिवार का अच्छा पालन कर सकूं। और कोई भी अतिथि आए, चाहे जो ज्ञानी पुरुष आए, चाहे साधु सन्यासी आए, और कोई भी अतिथि, का मतलब अतिथि का मतलब बिना अतिथि से आने वाला व्यक्ति है, उसका मैं मेरी हैसियत के अनुसार सम्मान कर सकूं। मुझे कम से कम इतने साधन जो है प्रभु भगवान ईश्वर जरूर जरूर देना। तो अतिथि देवो भव के अंदर आने वाले की हम सेवा करें। या कई बार हमारे समाज के लिए कोई भी डोनेशन छोटा मोटा देना होता है, तो अपनी हैसियत के अनुसार में कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए। उससे हमारा समाज में अस्तित्व बनता है, लोग जो है वो हमारी पहचान बनती है। देखिए, बड़ा व्यक्ति होता है तो वो बड़ा अमाउंट देता है, छोटा होता तो छोटा देता है, उससे कुछ नहीं। समाज सभी के लिए जो है इक्वलिटी लाता है कि जितनी जितनी आपकी हैसियत हो उतना दीजिए, और न दे पाए तो आप प्रेम के साथ कह सकते हो कि मेरी पारिवारिक स्थिति, मेरी जो है इनकम इतनी कम है कि मैं ये कर नहीं पाता हूँ, मुझे क्षमा करें। मेरी इच्छा तो बहुत है, और जब मेरा सोर्स ऑफ द इनकम बढ़ेगा तो मैं अवश्य ही समाज के भलाई के कार्य करूंगा। तो भाई और बहनों, ये जो सूत्र है कि हमारे को जो समाज के लोग हैं, अतिथि है, उनके साथ में बड़ा ही सम्मान पूर्वक जो है व्यवहार करना चाहिए। देखिए, परिवार के सूत्र के अंदर हम ये देखें आगे बढ़ करके, तो परिवार के अंदर सुरक्षा की बात आती है, उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम सभी अपने पारिवारिक सूत्रों का पालन करके अपना परिवार का जीवन अच्छा बना सकें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।